-9 अध्याय 1047 अवसर। जाहिर है बॉस के पास भी कोई समाधान नहीं था और काफी देर बाद ही उन्होंने कहा, मैनुअल पैसेज को अस्थायी रूप से बंद कर दें और प्रयोगों के लिए पूरी तरह से मशीनों का उपयोग करें। बिना अनुमति के किसी को भी नंबर 9 विषय से संपर्क करने की अनुमति नहीं है। बॉस, नंबर 9 विषय एक पूरी तरह से अज्ञात इकाई है। यहां तक कि सबसे उन्नत स्मार्ट मस्तिष्क संदर्भ के लिए डेटा के बिना अज्ञात का सामना करते समय आपात स्थिति से निपटना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि हमें अभी भी कुछ मैनुअल संचालन प्राधिकरण बनाए रखना चाहिए, शोधकर्ता ने अनिच्छा से कहा। तथ्य ये साबित कर चुका है कि हम मैनुअल संचालन प्राधिकरण को बरकरार नहीं रख सकते। नंबर 9 विषय का दीर्घकालिक अवलोकन भी समस्याओं को जन्म देगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। प्रयोग जारी रहेगा और नंबर 9 विषय पर शोध निश्चित रूप से एक सफलता हासिल करेगा, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले हमें नंबर 9 विषय को प्रभाव डालने से रोकने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि यह जारी रहता है तो न केवल हम खतरे में हैं, बल्कि हम एज्योर स्काई दायरे में अप्रत्याशित परेशानी भी पैदा कर सकते हैं। बॉस के आग्रह पर शोधकर्ता ने मैनुअल मार्गों को बंद कर दिया जैसा कि उन्हें बताया गया था, और नंबर 9 विषय पर शोध के लिए मशीनरी और उपकरणों को संचालित करने के लिए केवल स्मार्ट ब्रेन का उपयोग किया। शोधकर्ताओं को केवल अपनी योजनाएं दर्ज करनी थी और फिर परिणाम देखने के लिए इंतजार करना था। थोड़ी देर सुनने के बाद लिन शेन को भी उस नंबर 9 विषय में कुछ रुचि विकसित हुई। वह सिर्फ उत्सुक नहीं था, बल्कि वह झांग जियाहाओ ने जो कहा था उसके बारे में सोच रहा था। जिस जहाज को उसने अभी पकड़ा था उसमें नंबर 9 विषय से संबंधित कुछ होना चाहिए। किसी बर्तन में बंद की गई कोई चीज जिसे ये शोधकर्ता सीधे छूने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं और जिसे वे एक विशेष धातु की ट्रे में रखकर ले जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि यह चीज वास्तव में बहुत खतरनाक है। जो लोग इसके संपर्क में आएंगे उन्हें किसी न किसी अप्रत्याशित खतरे का सामना करना पड़ेगा। जाने से पहले झांग जियाहाओ ने यह भी कहा कि अगर उनके शरीर को कुछ भी हुआ तो यह उनकी अपनी गलती है और इसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्या इसका मतलब यह है कि इस तरह का अप्रत्यक्ष संपर्क भी शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है? फिर भी अब तक लिन शेन को अपने शरीर में कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई है और ऐसा लगता है कि वह सामान्य रूप से काम कर रहा है। मेरे पास विकास सिद्धांत है, मैं लगभग सभी विषयों से प्रतिरक्षित हूं और कवक और वायरस जैसी चीजें भी मुझे प्रभावित नहीं करती हैं। शायद इसीलिए मेरा शरीर ठीक है, लिन शेन ने सोचा, और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह वेई और डीएस बड़ी को बचाना चाहता था। केवल अपनी ताकत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन अगर वह एज्योर स्काई दायरे में अराजकता पैदा कर सकता है तो उसे वह अवसर मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है। यदि वह कहीं और अराजकता भड़काना चाहता तो यह अविश्वसनीय रूप से कठिन होता, इसलिए लिन शेन ने कभी इस पर विचार नहीं किया था। लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि नीला आकाश क्षेत्र में उसे दिव्य प्राणियों पर भी लाभ हो सकता है। कम से कम वह इन चीजों से नहीं डरता था जिनसे दिव्य प्राणी भी दूर रहते हैं। अगर वह यहाँ सब कुछ मुक्त कर सकता था, साथ ही बंद विकृत प्रजातियां और विभिन्न प्रयोगात्मक उत्पाद भी, ऐसी स्थिति में कौन उसकी हरकतों पर ध्यान दे पाएगा? किसी को बचाना आसान होगा और उसे खुद को उजागर करने की भी जरूरत नहीं होगी। मैं इन चीजों को कैसे मुक्त कर सकता हूं? लिन शेन ने मन ही मन सोचा। प्रयोगशाला में सुरक्षा गार्ड तैनात थे और ये गार्ड सुरक्षा विभाग से नहीं थे। उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हालांकि यहाँ बहुत अधिक गार्ड नहीं थे, लेकिन उनके रैंक को देखते हुए वे सभी 7 सितारा दिव्य अधिकारी या उससे ऊपर थे, निश्चित रूप से उच्च दिव्य प्राणी थे, और लिन शेन को विश्वास नहीं था कि वह उन्हें हरा सकता है। वेन बुजुन के साथ युद्ध के बाद लिन शेन को पता था कि सुपर बेस दिव्य शॉट अजेय नहीं था और यह जरूरी नहीं कि शक्तिशाली दिव्य प्राणियों को मार सके। एकमात्र लाभ यह था कि सुपर बेस दिव्य शॉट की अविनाशिता का मतलब था कि उसे प्रयोगशाला के दरवाजे खोलने का तरीका खोजने की जरूरत नहीं थी। उसे बस गोली चलाने की जरूरत थी और वह विकृत प्रजातियों और विषयों को रखने वाले कंटेनरों को तोड़ सकता था। हालांकि ये दूसरों द्वारा आसानी से देखा जा सकता था। जब लिन शेन विचार कर रहे थे, समय बीत चुका था और जार के अंदर का बैंगनी तरल बाहर निकल चुका था। तेज हवाओं और उच्च तापमान ने जार की भीतरी दीवार के साथ साथ उनके शरीर को भी सुखा दिया था, जिससे तरल का कोई निशान नहीं बचा था। इस समय तक जार का दरवाजा अंततः अपने आप खुल गया और लिन शेन अंदर से बाहर निकला, अपने कपड़े उठाए और उन्हें एक एक करके पहन लिया। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ।
एक शोधकर्ता ने लिन शेन को वहां खड़ा देखा और तुरंत उसे वहां से चले जाने को कहा। लिन शेन ने देर नहीं की और तुरंत प्रयोगशाला छोड़ दी। बाहर निकलने पर उसने लुओ युन और अन्य लोगों को नहीं देखा। उसने अनुमान लगाया कि वे शायद अभी भी मूल गश्ती योजना पर ही टिके हुए थे। लुओ यू के सीधे मुख्यालय वापस जाने के निर्देशों को याद करते हुए लिन शेन ने उनका पालन नहीं किया, बल्कि जिस रास्ते से वह सुरक्षा मुख्यालय आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। लिन शेन की फुटेज देखकर शी यूकिंग की भौहें तन गईं। उसे नहीं पता था कि यह अप्रत्याशित घटना लिन शेन ने जानबूझकर की थी। प्रयोगशाला के अंदर निगरानी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन यहाँ की निगरानी प्रयोगशाला की निगरानी से जुड़ी नहीं थी और उसके पास प्रयोगशाला के कैमरों की जांच करने का अधिकार नहीं था। आखिरकार वहां सभी प्रयोग गुप्त थे और केवल कुछ लोगों को ही उन्हें देखने का अधिकार था। शी यूकिंग यह नहीं देख पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है और वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। फिर भी ऐसे संयोगों ने उसे लिन शेन पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। लगातार कई दिनों तक लिन शेन गुप्त रूप से यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वस्तुओं को बिना पकड़े कैसे बाहर निकाला जाए। यदि वह प्रयोगशाला में खुलेआम तोड़फोड़ करता तो जाहिर है कि यह अच्छी योजना नहीं होती और इससे वह प्रभाव प्राप्त नहीं होता जो वह चाहता था। इसके अलावा अगर उसे खोज लिया गया तो एज्योर स्काई रियल्म के लोग निश्चित रूप से उसे तुरंत पकड़ लेंगे और उसके पास वेई और अन्य लोगों को बचाने का कोई मौका नहीं होगा। लिन शेन ने बहुत सोचा और ध्यान लगाया, लेकिन वह ऐसा कोई तरीका नहीं सोच पाया जिससे उसे वेई और अन्य लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। किन जियुन और उनकी टीम लिन शेन के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थी। यद्यपि लिन शेन केवल एक निम्न दिव्य प्राणी था, वह मिलनसार और मेहनती, जिम्मेदार था और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करता था। जब भी लिन शेन को कोई काम सौंपा जाता था तो वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता था और उसे औपचारिकतावश नहीं करता था, बल्कि उसे बहुत अच्छे से पूरा करता था और स्पष्ट रूप से उस काम में अपना पूरा दिल लगाता था। इससे लिन शेन को सुरक्षा विभाग में शीघ्रता से घुलने मिलने का मौका मिला और वह लुओ युन जैसे दस्ते के सदस्यों के साथ विशेष रूप से अच्छी तरह घुल मिल गया। क्या चल रहा है? क्या तुम्हें कुछ पता चला है? लियू सिमिंग अंततः निगरानी कक्ष में लौट आया। शी यूकिंग ने लियू सिमिंग को देखने से पहले कई दिनों तक इंतजार किया था और वह जल्दी से सलामी देने के लिए उठे और कहा, प्रभु, तियान के साथ एक समस्या है। ओह, क्या समस्या है? लियू सिमिंग कुछ हैरान हुए। उसने नहीं सोचा था कि तियान को कोई परेशानी होगी। अगर वू किंग उससे दोबारा पूछने नहीं आती तो वह तियान के बारे में लगभग भूल ही गया होता। उसका व्यवहार कुछ हद तक असामान्य है। शी यूकिंग ने एक एक करके लियू सिमिंग को अपने निष्कर्ष बताए। लियू सिमिंग ने शुरू में सोचा था कि शी यूकिंग ने कुछ महत्वपूर्ण खोज की है, लेकिन सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे सभी अटकलें थीं। आपने जो कहा है वह सब अटकलें हैं और इसमें ठोस सबूतों का अभाव है। तियान की ओर से किसी भी समस्या को उत्पन्न होने से रोकने के लिए निगरानी जारी रखें और साथ ही सबूतों की तलाश करें। लियू सिमिंग शी यूकिंग के उत्साह को कम नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगा कि शी यूकिंग की अटकलें काफी दूर की कोड़ी थीं। प्रभु, तियान की हरकतें और व्यवहार वाकई कुछ हद तक असामान्य हैं। मुझे लगता है कि वह कुछ साजिश रच रहा है और सावधानी बरतना बेहतर है। शी यूकिंग ने कहा, तो फिर पता लगाओ कि उसके साथ क्या गलत है। लियू सिमिंग ने उसे खारिज कर दिया। एक निम्न दिव्य प्राणी, भले ही उसका वास्तव में प्राचीन क्षेत्र से संबंध हो, वह यहाँ क्या हलचल मचा सकता है? यूकिंग के मन में ये भी स्पष्ट था कि केवल उन अटकलों के आधार पर दूसरों को मनाना बहुत कठिन होगा, न ही वह इस वजह से किसी दिव्य अधिकारी के साथ व्यवहार कर सकता था, भले ही वह केवल एक सितारा दिव्य अधिकारी ही क्यों न हो। ऐसा सतर्क और सावधान व्यक्ति आसानी से कोई खामी नहीं दिखाएगा, न ही वह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट गलतियां करेगा। सबसे अच्छा तरीका अभी भी सांप को उसके बिल से बाहर निकालना है। एक तरफ हम उसे हमारे स्टार गॉड पैलेस को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने से पहले बाहर निकाल सकते हैं, दूसरी तरफ हम नुकसान को एक प्रबंधनीय सीमा के भीतर भी रख सकते हैं, शी यूकिंग ने सुझाव दिया। तुम्हारी क्या योजना है? लियू सिमिंग ने सोच समझकर पूछा। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि लिन शेन कोई समस्या खड़ी कर सकता है, लेकिन चूंकि संदेह था इसलिए उसका परीक्षण करने में कोई बुराई नहीं थी। शी यूकिंग ने जल्दी से अपने विचार व्यक्त किए और लियू सिमिंग ने उन्हें सुनने के बाद उन्हें लगा कि यह विधि वास्तव में बेहतर थी, पिछली जांचों की तुलना में अधिक कठोर और अधिक अप्रत्याशित थी। अगर तियान को वाकई कोई समस्या होती तो शायद उसके लिए उसे छिपाना बहुत मुश्किल होता।
लियू सिमिंग ने कहा, तो हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे, लेकिन यह मामला केवल आपके और मेरे बीच ही जाना चाहिए, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाना चाहिए। यह अधीनस्थ समझता है। शी यूकिंग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। कई दिनों तक अनुसंधान सुविधा का अवलोकन करने के बाद लिन शेन को प्रवेश करने का कोई अच्छा तरीका नहीं मिला। अंततः उसने स्वयं को प्रवेश बिंदु के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। ऐसा लगता है कि मैं केवल शारीरिक रूप से ही खेल में प्रवेश कर सकता हूं, तभी मैं उस योजना को अंजाम दे सकता हूं। चाहे मैं बाद में बच पाऊं या नहीं, मैं एक बार में केवल एक कदम ही उठा सकता हूं। लिन शेन जानता था कि वह अब और देरी नहीं कर सकता, क्योंकि आज डीएस बड़ी को भी प्रयोगशाला में भेज दिया गया था और वेई की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, इसलिए उसे अब कोई कदम उठाना होगा। सौभाग्य से इन दिनों में उसने कई चीजें देखी थीं और मन में कुछ योजनाएं भी बनाई थीं। हालांकि 100% निश्चित नहीं है, लेकिन इस दुनिया में इतनी सारी सही योजनाएं कहाँ मिल सकती हैं। जो जोखिम उठाने चाहिए थे, उन्हें अभी भी उठाने की जरूरत थी। जब लिन शेन की टीम की फिर से गश्त करने की बारी आई, तो वे प्रयोगशाला के पास गश्त कर रहे थे और उन्होंने शोधकर्ताओं को देखा। लिन शेन कुछ करने ही वाले थे कि शोधकर्ताओं में से एक ने उनसे कहा, आप लोग आइए और मदद कीजिए। हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? लुओ युन ने शोधकर्ता से पूछा। यद्यपि शोधकर्ता का स्तर उससे कम था, लेकिन शोधकर्ता का दर्जा बहुत ऊंचा था और इसलिए लुओ यू ने उससे बहुत विनम्रता से बात की। शोधकर्ता ने प्रयोगशाला में जाते हुए कहा, कुछ वस्तुओं को गोदाम में रखने की आवश्यकता होती है, उन्हें छांटने और स्थानांतरित करने में मदद की आवश्यकता होती है। लुओ यू ने लिन शेन और अन्य लोगों को जल्दी से प्रयोगशाला के अंदर पहुंचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई बिखरी हुई वस्तुओं को अव्यवस्थित रूप में देखा, जिसमें बहुत सारे क्षतिग्रस्त उपकरण शामिल थे जो बलपूर्वक मोड़ दिए गए थे, और वहां कई खून के धब्बे भी थे। यहाँ क्या हुआ? लुओ युन ने आश्चर्य से पूछा। एक प्रयोग विफल हो गया, जिससे बहुत सारे उपकरण नष्ट हो गए, लेकिन इन वस्तुओं को लीक नहीं किया जा सकता। अभी के लिए वस्तुओं को सील करने के लिए गोदाम में ले जाएं और बाद में निपटान के लिए प्रतीक्षा करें। यहाँ एक सूची है, सूचीबद्ध श्रेणियों के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करें और संग्रहित करें, उन्हें आपस में न मिलाएं, शोधकर्ता ने थोड़ा अधीरता से कहा। ये देखकर लुओ यू ने आगे कुछ नहीं पूछा। लिन शेन और अन्य दो को सामान ले जाने के लिए बुलाया और सभी चीजों को बक्सों में पैक करने के बाद उन्हें पीछे के भंडारण क्षेत्र में ले जाया गया। जब लिन शेन सफाई कर रहा था तो उसने कहा, क्या हम सुरक्षा विभाग से नहीं हैं? हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? शोध संस्थान हमारे एजियो स्काई रियल में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इनमें से ज्यादातर शोधकर्ताओं का सितारा स्तर भले ही ऊंचा न हो, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति हमसे कहीं ज्यादा है। वे सभी बहुत गर्वित हैं। काम के लिए हमारी सहायता मांगना भी एक आम बात है, आपको अंततः इसकी आदत हो जाएगी, युवेन जी ने कहा। वे सिर्फ घमंडी हैं क्योंकि उनके पास उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, वे जिताओ ने ठंडी आवाज में कहा। चुप रहो, परेशानी मत करो, बस अपना काम करो, लुओ यून ने तुरंत डांटा। लिन शेन ने अपने दिल में समझा, ये स्टार दिव्य अधिकारी सभी प्रतिभाशाली स्तर के व्यक्ति थे, वे निम्न पद पर कैसे रहना चाह सकते थे? इसके अलावा उनसे कम स्टार स्तर के साथ शिकायतें होना सामान्य था। लुओ यून बस परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास अपने कोई विचार नहीं थे। लिन शेन मन ही मन बहुत खुश था। शुरू में उसे प्रयोगशाला में जाने के लिए कुछ तकनीकों का उपयोग करना पड़ता, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह दुर्घटनावश अंदर जाने में सफल हो गया और अपेक्षाकृत रूप से वह अभी भी स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। सच में भाग्य उसके पक्ष में था। लिन शेन ने अपनी नजर पर नियंत्रण रखा, खुद को जानबूझकर वेई वुफू और डीएस बड़ी की ओर देखने नहीं दिया। हालांकि वेई वुफू और डीएस बड़ी के बारे में स्थिति को समझने के लिए उनके लिए बस एक सामान्य अवलोकन ही पर्याप्त था। अन्य शोधकर्ता भी बीच बीच में इधर उधर घूमते रहे, लेकिन लिन शेन को झांक जियाहाओ दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों ने टूटे हुए टुकड़ों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर पैक कर दिया। वे जिताओ, इन सीलबंद बक्सों को गोदाम में पहुंचाने के लिए मेरे साथ आओ, लुओ यून ने वे जिताओ को बुलाया और साथ मिलकर उन्होंने सीलबंद बक्सों को गोदाम में पहुंचाया। जाने से पहले उसने लिन शेन और दूसरे व्यक्ति को चेतावनी दी, यहाँ सब कुछ साफ सुथरा रखें और इधर उधर बेमतलब न घूमें। चीफ, निश्चिंत रहें, युवेन जी ने सिर हिलाकर कहा। लुओ यून बस ये बात औपचारिकतावश कह रहा था। युवान जी और तियान आवेगशील वेई जिताओ की तुलना में अधिक शांत थे, इसलिए उन्होंने वेई जिताओ को सामान देने के लिए बुलाया और युवान जी और तियान को पीछे छोड़ दिया।
लुओ युन और अन्य लोगों के चले जाने के बाद युवेनजी ने लिन शेन से बात करते हुए चीजों को व्यवस्थित किया। हमारा कप्तान सभी पहलुओं में अच्छा है, लेकिन वह बहुत अधिक नियमों का पालन करने वाला है। अन्यथा अपनी क्षमताओं के साथ वह सिर्फ एक छोटी टीम के कप्तान से कहीं अधिक होता। लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, नियमों का पालन करना अच्छी बात है, ये सुरक्षित है। युवेन जी ने भी हंसते हुए कहा, यह सच है। मैं 7 या 8 साल से यहाँ हूँ, हमेशा अपने कप्तान का अनुसरण करता हूँ और वास्तव में कभी किसी घटना का सामना नहीं किया या कोई सजा नहीं मिली, लेकिन कभी कोई पुरस्कार भी नहीं मिला। दोनों ने सफाई करते हुए बीच बीच में बातें की। इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्हें छांटने में काफी समय लग गया। जमीन पर अभी भी कुछ खून के धब्बे थे, संभवतः उस समय घायल हुए शोधकर्ता के। आयोजन करते समय लिन शेन को कुछ ऐसा मिला जिससे उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उन्होंने पहले ही सूची से देखा था कि वहां काफी प्रयोगात्मक रिकॉर्ड थे। सामान्यतः प्रयोगात्मक रिकॉर्ड स्मार्ट ब्रेन द्वारा पूरे किए जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय के बाहरी भाग पर एक हस्तलिखित रिकॉर्ड भी होता है। ये मुख्य रूप से शोधकर्ताओं के लिए है ताकि वे प्रायोगिक विषयों के साथ होने वाली किसी भी आपात स्थिति और दैनिक अवलोकन को नोट कर सकें। चूंकि यह घटना घटी थी, इसलिए प्रयोगशालाओं के बाहर रखे बहुत से रिकॉर्ड गलत जगह पर चले गए थे, और यहाँ काफी रिकॉर्ड ऐसे थे। लिन शेन ने अभी अभी इस स्थिति को देखा था। उसने इनमें से कई प्रयोगात्मक रिकॉर्डों पर नजर डाली, जिनमें से एक वेई वुफू का था। यदि वह सामग्री पर एक नज़र डाल सके तो उसे वेई वुफू की स्थिति के बारे में सामान्य समझ मिल सकती है, और वह ये भी पता लगा सकता है कि वेई वुफू से जिनसेंग फल के पौधे कैसे निकाले जाएं। भले ही उन्होंने उस व्यक्ति को बचा लिया हो, यह एक आवश्यक कदम था। स्वाभाविक रूप से अभिलेखों में यह नहीं बताया गया होगा कि अंकुरों को कैसे हटाया जाए, लेकिन वे ये बता सकते हैं कि अंकुरों को बेहतर तरीके से कैसे विकसित किया जाए या विकास के दौरान क्या समस्याएं आती हैं। इसलिए विपरीत कार्य करके वे वेई वुफू के शरीर के भीतर अंकुरों के विकास को बाधित कर सकते हैं। वर्तमान में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। लिन शेन ने साफ सफाई करने का अवसर लिया और बिना कुछ लिए बस उस पर नजर डाली, जिससे बहुत अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही लिन शेन ने उन रिकॉर्डों को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मॉनिटर के सामने बैठे शी यूकिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मछली पकड़ना सिर्फ मछली के लिए सही चारा चुनने के बारे में है। शी यूकिंग की नज़र में तियान जैसी छोटी मछली को हुक पर फंसाने के लिए बहुत बड़ा चारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह उसे निगल नहीं पाएगी। इस प्रकार उसने तियान को चारा का एक उपयुक्त टुकड़ा दिया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह इसे सुरक्षित रूप से निगल सकता है। तभी वह उसे अपने जाल में फंसा सका। जब लिन शेन ने उन रिकॉर्डों पर नजर डाली और रुक गया तो शी यूकिंग को लगा कि वह सफल होने वाला है। जैसे ही लिन शेन ने रिकॉर्ड के लिए हाथ बढ़ाया, शी यूकिंग की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। वह बस वेई वुफू के रिकॉर्ड पर एक नज़र डालने के लिए इंतजार कर रहा था। तब वह लगभग पुष्टि कर सकता था कि लिन शेन के साथ कुछ गड़बड़ थी। लिन शेन के हाथ को रिकॉर्ड बुक को छूते हुए देखकर शी यूकिंग की आंखें पहले से ही चरम सीमा तक चौड़ी हो गई थीं। उसका चेहरा भी उत्साह से विकृत हो गया था। लेकिन अगले ही पल शी यूकिंग दंग रह गया। उसने देखा कि लिन शेन ने वेई वुफू की रिकॉर्ड बुक उठाए, लेकिन उसे अकेले देखने के बजाय उसने उसे कुछ अन्य के साथ रख दिया और लापरवाही से उसे अपने पास बैठे युवेनजी को थमा दिया। युवेनजी ने उन्हें लेने के बाद उन्हें एक डिब्बे में डाल दिया और भरे हुए डिब्बे को जल्दी से सील कर दिया। क्या यह हो सकता है कि उसने अनुमान लगाया था कि प्रयोगशाला में निगरानी है? शी यूकिंग ने पहले ही लिन शेन के अपराध के बारे में खुद को आश्वस्त कर लिया था। विशेष रूप से उस संक्षिप्त विराम के बाद वह कार्य उसके दिमाग में बढ़ गया था, जिससे उसे लिन शेन के अपराध के बारे में और अधिक यकीन हो गया। सिद्धांत रूप में सुरक्षा विभाग के सदस्य के रूप में लिन शेन को बाहरी निगरानी के बारे में पता होना चाहिए, जिस पर सुरक्षा विभाग भी नजर रख सकता है। इसलिए खुलेआम काम करने में उनकी झिझक स्वाभाविक थी। हालांकि सुरक्षाकर्मियों को पता होना चाहिए कि लैब के अंदर कोई कैमरा नहीं है, इसलिए ये भ्रमित करने वाली बात थी कि उन्होंने फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। यह आदमी बहुत ज्यादा सतर्क है, शी यूकिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अगर वह यहाँ देखने की हिम्मत नहीं करता है तो वह रास्ते में या स्टोरेज पर पहुंचने पर ऐसा करने की योजना बना रहा होगा। इसके बाद वह संभवतः स्टोरेज में सामान पहुंचाने के लिए लू यू या वेई जिताओ से काम लेने के लिए कहेगा। फिर भी शी यूकिंग को निराशा हुई जब लिन शेन ने अपेक्षा के अनुसार सामान देने का अनुरोध नहीं किया। रिकॉर्ड बुक वाला बक्सा लुओ युन और वेई जिताओ द्वारा ले लिया गया।
वीडियो में लिन शेन को देखकर शी यूकिंग की भौहें तन गईं। उन्हें अपने निर्णय पर संदेह नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि लिन शेन से निपटना उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन था। अपना सामान पैक करते समय लिन शेन अचानक खड़ा हो गया और एक गुजरते शोधकर्ता का अभिवादन किया। शोधकर्ता, आखिरी बार के लिए धन्यवाद, लिन शेन ने कहा। लिन शेन द्वारा रोका गया शोधकर्ता झांग जियाहाओ निकला। कुछ चौंकते हुए उसने लिन शेन की ओर देखा, जैसे उसे याद आ रहा हो, ये तुम हो। तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए। अगर आपने समय पर कीटाणु शोधन नहीं किया होता तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। मैंने सुना है कि यह सामान बेहद खतरनाक है। अगर आपने समय पर कीटाणु शोधन नहीं किया होता तो मेरी जान जा सकती थी। मैं आपका बहुत आभारी हूं, लिन शेन ने प्रशंसा भरी नजर से कहा। झांग जियाहाओ कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। लिन शेन की सावधानीपूर्वक जांच की, फिर अचानक लिन शेन का हाथ पकड़ लिया, उसे बार बार घुमाया जैसे कि कुछ पुष्टि कर रहा हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? थोड़ी देर बाद झांग जियाहाओ ने आखिरकार लिन शेन का हाथ छोड़ दिया और पूछा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे लिए जो कीटाणु शोधन किया वह बहुत समय पर था। मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, लिन शेन ने कृतज्ञतापूर्वक जवाब दिया। यहाँ आओ, मैं तुम्हारी एक और शारीरिक जांच कर दूं। झांग जियाहाओ ने मन ही मन सोचा, आखिर कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है? वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अब ठीक हूं, ये परेशानी के लायक नहीं है, लिन शेन ने विनम्र भाव से कहा। वह दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था। यह आवश्यक है, अन्यथा यदि कोई परिणाम रह गया तो ये परेशानी भरा होगा। झांग जियाहाओ ने सीधे लिन शेन को धमकाया। ये सुनकर लिन शेन का चेहरा स्पष्ट रूप से बदल गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आभार के कुछ शब्द कहे और झांग जियाहाओ के साथ जांच के लिए दूसरी प्रयोगशाला में चला गया। कुछ ठीक नहीं है, यह आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर वह क्या करना चाहता है? शियू की निगरानी पर गौर से देख रहा था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि लिन शेन क्या करने वाला था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, फिर भी ऐसा नहीं था। झांग जियाहाओ ने लिन शेन की पूरी शारीरिक जांच की और जांच की आड़ में चुपचाप एक छोटा सा प्रयोग भी किया। यद्यपि लिन शेन के जाने तक छोटे प्रयोग के अंतिम परिणाम सामने नहीं आए थे, फिर भी इसने झांग जियाहाओ को काफी उत्साहित कर दिया था। झांग जियाहाओ प्रयोगात्मक परिणामों का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उनके बिना वह किसी भी चीज के लिए मूड में नहीं था। जब तक परिणाम नहीं आए, झांग जियाहाओ इतने रोमांचित थे कि वे खुद को रोक नहीं पाए। बॉस, आइए और देखिए कि मुझे क्या मिला। झांग जियाहाओ नतीजे लेकर अपने बॉस के पास दौड़ा और बिना खटखटाए ही कमरे में घुस गया। शी यूकिंग ने प्रयोगशाला में लिन शेन की निगरानी फुटेज को बार बार देखा, कई बार देखने के बाद भी। प्रभु, जब तक लियू सिमिंग नहीं आ गए तब तक शी यूकिंग की नजर वीडियो से नहीं हटी। वह जल्दी से अपना सम्मान देने के लिए उठ खड़ा हुआ। कैसे हुआ? लियू सिमिंग ने पूछा। तियान ने प्रयोगात्मक रिकॉर्ड नहीं देखा, शी यूकिंग ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपसे पहले की तरह ही उस पर नजर रखें। लियू सिमिंग ने विशेष रूप से शी यूकिंग को प्रयोगशाला की निगरानी तक पहुंच प्रदान की, लेकिन वह इस विशेषाधिकार को हमेशा के लिए नहीं रख सकता था। प्रयोगशाला में बहुत सारे रहस्य थे और शी यूकिंग ने अभी तक उन्हें देखने का अधिकार अर्जित नहीं किया था। ये पहले से ही एक अपवाद था। प्रभु, इस तियान में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। इसे देखो। शी यूकिंग ने लिन शेन का झांग जियाहाओ के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने का वीडियो दिखाया। क्या इसमें कोई समस्या है? लियू सिमिंग ने देखा और उन्हें नहीं लगा कि इसमें कोई समस्या है। उसने शोधकर्ता से संपर्क किया और निदेशक लिन के शिष्य के रूप में झांग जियाहाओ ने भी अजीब तरीके से उसकी जांच की। ये कुछ हद तक असामान्य है, ऐसा लगता है कि तियान ने जानबूझकर ऐसा किया, शी यूकिंग ने कहा। लियू सिमिंग ने हंसते हुए कहा, आपको इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि यह जानबूझकर किया गया हो। क्यों? शी यूकिंग हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आया कि लियू सिमिंग ऐसा क्यों कह रहा है। निर्देशक लिन ने मुझसे इस बारे में पहले ही बात कर ली है। झांग जियाहाओ ने तियान पर जो जांच की थी वह वास्तव में एक परीक्षण था। अब परिणाम दिखाते हैं कि उसका शरीर सामान्य लोगों की तुलना में असामान्य है, जो हमारे प्रयोगों के लिए बहुत मददगार है। इसलिए उन्होंने कर्मियों से उसे प्रयोग के लिए विषय बनाने का अनुरोध किया। लियू सिमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तियान के मन में वास्तव में कोई साजिश थी, तो क्या आपको लगता है कि वह खुद को एक परीक्षण विषय बनने के लिए डिजाइन करेगा?
ये सुनकर शी यूकिंग स्तब्ध रह गया, उसने कभी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में कोई भी व्यक्ति परीक्षण विषय बनने की योजना नहीं बनाएगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि परीक्षण विषय बनने का क्या हश्र होता है। यदि शी यूकिंग को दो रास्तों में से एक चुनना पड़े, जिनमें से एक मौत की ओर ले जाता है और दूसरा परीक्षण का विषय बन जाता है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के पहले वाले को चुनेगा। ठीक है, आपको इस मामले में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हमेशा की तरह उस पर नजर रखें। मैं पहले से ही कागजी कार्रवाई कर रहा हूँ, उसे प्रयोगशाला में भेज रहा हूँ। चाहे उससे कोई समस्या हो या ना हो, उसके बाद उसे कोई और समस्या नहीं होगी, लियू सिमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन शेन के साथ ये परेशानी पहले से ही उसे परेशान कर रही थी, और अब इससे सब कुछ हमेशा के लिए हल हो जाएगा। एक बार जब तियान प्रयोगशाला में प्रवेश करता है तो वह लगभग मर चुका होता है। अब वुकिंग को उसे रोजाना परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी, और इसे वुकिंग का उपकार माना जा सकता है। इसका मतलब है कि उसे भी कम परेशानी होगी। यह एक जीत वाली स्थिति है।